स्टार्ट करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन क्लास 9th में आपका ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए। थियोरेटिकल है आज, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगी और लिखना होगा साथ को। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज इसका बेसिक एक बार रीड कर रहे हैं, बेसिक एक बार लिखते हैं और फिर उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज फ्यू डेफिनेशंस, कुछ पॉइंटर्स। अब की टाइम में ये ऑब्वियस सी बात है कि काफी पॉइंट्स यहां पे होंगे जो ऑब्वियस होंगे आपको, क्योंकि इसकी क्या जरूरत है, बट पहले के टाइम में नहीं था। तब ये यूक्लिड भैया ने इन सब पॉइंट्स को डिफाइन किया था, इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू पॉइंट्स। कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास है, कोई भी पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कोई पार्ट नहीं है। पॉइंट एक बिंदी है, वो कोई सेक्शन नहीं है, कोई उसकी डायमेंशंस नहीं है, उसकी कुछ लेंथ नहीं है, कुछ ब्रेड्थ नहीं है, एक बिंदु है सिर्फ। तो ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। मतलब जब हम किसी लाइन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक लेंथ है, उसमें ब्रेड्थ नहीं है। अब कोई भी लाइन कैसे बनती है? आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को साथ साथ बना दो। ये सारे पॉइंट्स एक साथ बना दिए, थोड़े 19-21 गैप के बाद। तो इनको जब आप कंबाइन करोगे, बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। तो एक लाइन एक लीनियर चीज होती है, उसकी लेंथ होती है, उसकी विड्थ नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। थर्ड पॉइंट, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब देखो, मैंने बोला लाइन कैसे बन रही है? बहुत सारे पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन से। तो ये जो आखिरी में है, ये दोनों, ये एंड पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। बीच में भी सारे पॉइंट्स है, कॉर्नर में क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। तो द एंड्स ऑफ अ लाइन ये क्या हो जाते हैं? पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यही एक्सप्लेन किया मैंने। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कंबाइन होके क्या कॉम्बिनेशन बनता है? वो स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। कोई भी सरफेस जो होगी उसके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होंगे। लेंथ भी होगा सरफेस के पास और ब्रेड्थ भी होगा सरफेस के पास। ये कंबाइंड एक सरफेस है। इसके पास क्या होगा? इसके पास लेंथ होगा, इसके पास ब्रेड्थ भी होगा। जैसे लाइन बना, लाइन कैसे बना? खूब सारे पॉइंट्स को साथ के साथ अलाइन करके। उसी तरह कोई भी सरफेस कैसे बनता है? बहुत सारी लाइंस को एक साथ रख के, एक ये लाइन, एक इसके साथ वाली लाइन, एक इसके और साथ में लाइन, इसके एक और साथ में लाइन, इसके एक और साथ में लाइन। इन सारे लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये बेसिकली बन क्या गया? ये बन गया सरफेस। खूब सारे लाइंस को आप मिला दो तो आपके पास क्या बन जाता है? सरफेस। सरफेस में क्या होता है? द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस। देखो, अगर मैं यहां पे सारी लाइंस बना दूं तो एजेस मतलब कॉर्नर्स। सरफेस के जो कॉर्नर है वो क्या है? लाइन है, इजंट इट? इसी तरह से अगर लाइंस को ऐसे बना रहा हूं तो कॉर्नर्स कौन से हो गए? ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। तो सरफेस के जो एजेस हैं वो क्या होते हैं? लाइंस। लाइन के जो एजेस हैं वो कौन होते हैं? पॉइंट्स। सरफेस के जो एजेस हैं वो कौन सी होती है? लाइंस। इसी तरह अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself। यही एक्सप्लेन किया। evenly lines अगर बन जाए तो वो प्लेन सरफेस को फॉर्म कर देगी। ये पॉइंटर समझ में आते हैं? पहले ये बताओ, इनमें कोई दिक्कत नहीं? पक्का? पहले ये सारे पॉइंट्स लिख लो एक जगह, एक एक करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स पे। अब दो टर्म्स की हम बात करेंगे, एक होता है एक्सियम, एक होता है पोस्टुलेट। एक्सियम का क्या मतलब होता है? एक्सियम ऐसे रिजल्ट्स हैं विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन मैथमेटिक्स। मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे, ज्योमेट्री में भी एप्लीकेबल होंगे, अलजेब्रा में भी एप्लीकेबल होंगे। जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सियम्स।
पोस्टुलेट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले इनकी इंडिविजुअली बात करते हैं। पहले एक्सियम्स, मैंने क्या बोला? एक्सियम्स कौन से होते हैं? एक्सियम्स का मतलब होता है विच आर एप्लीकेबल इन एंटायर मैथमेटिक्स, चाहे वो एलजेब्रा हो, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, चाहे मैथ्स का कोई भी पोर्शन हो, हर जगह एप्लीकेबल रहेंगे और बड़े ऑब्वियस से हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला एक्सियम जो है वो कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे सपोज करो मैंने बोला x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू a के वैल्यू के बराबर है, x की वैल्यू b के भी वैल्यू के बराबर है, तो a और b आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहला एक्सियम क्या हो गया? थिंग्स, मतलब जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया वो x, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ये a है, ये b है, बिल्कुल एकदम से आइडेंटिकल है, तो आप a इज इक्वल टू b लिख सकते हो। इसी तरह ये c है, ये भी किसके बराबर है? b के बराबर है, तो आप c इक्वल टू b लिख सकते हो। तो b और b दोनों में सेम है, तो आप a को c के बराबर लिख सकते हो। a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर हो जाएगा। तो पहली एक्सियम क्या है? साथ साथ लिखो, एक्सियम नंबर 1, यूक्लिड एक्सियम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, things which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another. That is, ये लिख लो, if a is equal to b, c is equal to b means a is equal to c. If a is equal to b and c is equal to b means a is equal to c. पहला समझ में आया? फर्स्ट एक्सियम क्लियर। सेकेंड एक्सियम पे आ जाते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब सपोज करो मैंने बोला a इज इक्वल टू b है, मैं दोनों में इक्वल चीज ऐड कर देता हूं, मैंने दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो अगर a b के बराबर है तो a प्लस 3 b प्लस 3 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है? स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट लिखो, यूक्लिड्स का सेकेंड एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब जो कंबाइंड होके आ रहा है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है? सामने देखो, जैसे दो स्क्वायर्स हैं, दोनों स्क्वायर्स इक्वल कंसिडर कर लिए, ए और बी दो इक्वल स्क्वायर्स हैं मेरे पास। नाउ दो और, अब आप क्या करो, दो और स्क्वायर्स लो जो कि आपस में बराबर हैं, सी डी के बराबर है। अब ए में सी को जोड़ दो, बी में डी को जोड़ दो। जब दोनों को ऐड करोगे, ए में सी को जोड़ोगे, बी को डी में जोड़ोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ई और एफ, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम चीज जब दोनों में जुड़ेगी इक्वल चीजों में, तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अभी हमने ऐड किया, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही रहेगा। सो थर्ड एक्सियम लिखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Remainders मतलब जो बच गया वो क्या होगा? Equal होगा। The remainders are equal. ठीक है? जैसे अगेन मैंने दो स्क्वायर्स कंसिडर किए, दोनों स्क्वायर्स क्या है? इक्वल हैं। दो स्क्वायर्स कंसिडर किए, दोनों स्क्वायर्स इक्वल हैं। अब
दो और स्क्वायर्स कंसिडर किए, ये दोनों भी इक्वल हैं, बट अब देखो साइज में हल्का सा छोटा है ऊपर वाले से। अब अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं, ए में से सी को सबट्रैक्ट कर दिया और बी में से डी को सबट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। ई और एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई, नो वरीज। नेक्स्ट अगला एक्सियम, थिंग्स लिखिए। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. Coincide करने का मतलब, अगर मैं एक को दूसरे पे रखूं तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो जाए। एग्जैक्ट आइडेंटिकल चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे एक सर्कल हमने कंसिडर किया, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल कंसिडर कर लिया, ये एक और सर्कल है, ए और बी दो सर्कल्स हैं, दोनों लगभग बराबर हैं, दिख रहे हैं, मतलब ए के ऊपर बी को रखूंगा तो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेंगे दोनों एक दूसरे को और एक ही बन जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, यही वाले। ठीक है, सो सर्कल ए और सर्कल बी क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा पिज्जा एक पिज्जा के छोटे टुकड़े के बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आप एक बड़ी चीज के कुछ पार्ट्स कर दो तो जो पार्ट होगा वो हमेशा कंप्लीट से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। जैसे अगेन मैंने एक सर्कल कंसिडर किया ए, एक उसमें से पार्ट ऑफ सर्कल कंसिडर किया, तो जो पार्ट ऑफ सर्कल होगा वो हमेशा सर्कल से छोटा होगा, या आप कह सकते हो सर्कल जो है वो पार्ट ऑफ सर्कल से बड़ा होगा। क्या ये क्लियर है मुन्ना? पक्का? श्योर? नेक्स्ट लिखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, things which are double of the same things are equal to one another. ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अगर दो सेम हैं, जैसे x इक्वल टू वाई कर दिया मैंने, अगर x और y बराबर हैं तो 2x और 2y भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या बोला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे एक ट्राइंगल कंसिडर किया, एक और ट्राइंगल कंसिडर किया जो इसका डबल है। अब b जो है वो 2a के बराबर है, इसका मतलब अगर मैं a और c लेता हूं, c जो है वो भी 2a के बराबर है, तो b और c आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो सेम चीज के डबल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे डबल का किया वैसे ही हाफ। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, things which are half of the same things, things which are half of the same things are equal to one another. आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे x अगर y के बराबर है तो हाफ ऑफ x हाफ ऑफ y के क्या होगा, इक्वल।
जैसे फिर से वही ट्राइंगल वाला केस कंसिडर करा, ए, एक दूसरा लेते हैं जो कि हाफ ऑफ ए है, फिर एक और है, फिर सी लिया जो कि अगेन हाफ ऑफ ए है, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आपके पास 5 मिनट का समय है, एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए यहां तक कोई पॉइंटर नहीं क्लियर होता तो अभी पूछिए। यहां तक क्लियर है सबको? चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं पोस्टुलेट्स पे। अगेन क्या बताया मैंने पोस्टुलेट्स का? क्या बताया कि पोस्टुलेट्स जो होते हैं दीज आर ओनली एप्लीकेबल इन ज्योमेट्री। ये सिर्फ ज्योमेट्री में लगते हैं, जबकि एक्सियम्स यूनिवर्सल होते हैं, वो सब जगह लगते हैं। अब कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, इसमें नंबर से याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, सेकंड पोस्टुलेट ये है, थर्ड पोस्टुलेट ये है, इस तरह से। सबसे पहला पोस्टुलेट नंबर 1, एक पॉइंट कंसिडर कीजिए, अभी टाइम सम लिखवा रहा हूं। एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने, ए पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट कंसिडर किया, बी पॉइंट, 2 पॉइंट्स लिए। ए और बी को अगर ज्वाइन करूंगा तो लाइन बनेगी। सो जब आप ए और बी को ज्वाइन करेंगे, कैन वी ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, जो इन दोनों को ज्वाइन करे वो ये होगी। ए और बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अब एक और पॉइंट लो सी, एक और पॉइंट लो डी, जैसे पहले लिया ए और बी वैसे ही सी और डी ज्वाइन करो, फिर से लाइन बन सकती है सी और डी की। सी और डी पे वापस लाइन बन सकती है, सी और डी पे लाइन बन गई। मतलब we can conclude that from any point on a straight line, from any point a straight line can be drawn to another point। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए, तो लिखिए पहला पोस्टुलेट नंबर 1, a straight line may be drawn, a straight line may be drawn from any one point, a straight line can be drawn from any one point to any other point, from any one point to any other point। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक आप कोई भी सीधी लकीर बना सकते हो। यह है पोस्टुलेट नंबर 1। क्या ये क्लियर है? पहला समझ में आ गया। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, आप अगर कोई लाइन बनाते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, तो आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। आप अगर कोई लाइन बनाते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, आप लेफ्ट साइड पे उसको जितना मर्जी खींच सकते हो, राइट साइड पे जितना मर्जी खींच सकते हो। यह है सेकंड पोस्टुलेट। क्या है सेकंड पोस्टुलेट? लिखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन, किसी पॉइंट पे अगर लाइन रोक रहा हूं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, can be produced indefinitely। ठीक है, कितना भी लंबा आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। लेफ्ट साइड आपकी मर्जी, राइट साइड आपकी मर्जी। जैसे टर्मिनेटेड लाइन का मतलब जो लाइन सेगमेंट है, मतलब पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। राइट साइड पे जो मर्जी ले जाओ, लेफ्ट साइड पे जितना मर्जी ले जाओ, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। यह है पोस्टुलेट नंबर 2। अब आ जाते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। थर्ड पोस्टुलेट रिलेटेड है सर्कल से। आप कोई भी सर्कल बना सकते हो, किसी भी सेंटर का, कितने भी रेडियस का। यह होता है पोस्टुलेट नंबर 3। लिखिए, पहले समझ लो। जैसे एक पॉइंट लिया हमने, ए पॉइंट, इस ए पॉइंट से मैंने एक और पॉइंट लिया लाइन सेगमेंट बनाते हुए बी पॉइंट तक, कोई एक बी पॉइंट तक। इसको रेडियस कंसिडर करके इसका सर्कल प्लॉट कर दो। इसको रेडियस कंसिडर करो, ड्रॉ सर्कल कंसिडरिंग ए एज सेंटर, ए बी एज रेडियस। ए एज सेंटर और ए बी एज रेडियस मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब कोई और पॉइंट लिया सी पॉइंट, कोई और पॉइंट लिया डी पॉइंट,
उससे इसका ज्वाइन कर दिया। अब सी से सेंटर और सी डी रेडियस लेके एक और सर्कल बना दिया, तो कुछ मना तो नहीं हुआ। सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, आप क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, लिखिए, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, a circle can be drawn with any radius, with any center, and any radius. With any center and any radius. क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4 लिखिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, all right angles are equal to one another. मतलब कोई भी लो, एक राइट एंगल ले लिया मैंने ABC, बी पे 90 डिग्री एंगल है। अब मेजर ऑफ एंगल B कितना हुआ, 90 डिग्री। मेजर क्या होता है, कितना मापा उस एंगल को, वो कितना हुआ, 90 डिग्री। अब एक और ले लो, PQR ले लो, Q पे भी राइट एंगल है, तो एंगल Q कितना हुआ, 90 डिग्री। एंगल Q कितना हुआ, 90। अब क्या हो गया, एक्सियम यूज कर लो, 2 इक्वल्स के इक्वल है ये दोनों, मतलब B और Q क्या हो गए, बराबर हो गए, हाँ कि ना, समझ में आ गया। सो बोथ राइट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। इसी तरह से एक स्क्वायर अगर मैं कंसिडर करूं, एक स्क्वायर अगर आप कंसिडर करते हो, तो स्क्वायर में चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री पे, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गए, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल आर दे आर इक्वल, क्लियर। एंगल BCD ABCD चारों क्या होंगे, राइट एंगल्स। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 5 लिखिए, इसको समझिए पहले, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं वर्ड्स में, पहले समझो ध्यान से। आपको याद है आपने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, उसमें पढ़ा ऐसे, ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस अगर हैं और ये ट्रांसवर्सल उनको कट करता है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। अच्छा, अब अगर ये लाइंस पैरेलल ना हो, ऐसे हो, तो ये जो दो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 से ज्यादा होगा, और ये जो दो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 से कम होगा। तो ये पोस्टुलेट यही कहता है। अब जरा ध्यान दो, इस पोस्टुलेट पे जरा तवज्जो दीजिए। ये पोस्टुलेट क्या कहता है, ये पोस्टुलेट कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब ध्यान से समझो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कौन से हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्सल। फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, ये 2 लाइंस हो गई, एक ऐसे और एक ऐसे, और ट्रांसवर्सल ये हो गया। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, ये दोनों का को इंटीरियर, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर का मतलब कौन सा हुआ, को इंटीरियर एंगल्स, लेस देन 2 राइट एंगल्स, लेस देन 180। अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होगा, तो आप प्रोड्यूस करोगे तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंच जाओगे। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड मीट ऑन दैट साइड, मीट ऑन दैट साइड। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा है, तो जिस साइड 180 से छोटा है उधर प्रोड्यूस करने पे वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी। अगर सम 180 से ज्यादा है तो एक्सटेंड करने पे मीट नहीं करेंगी। अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये मीट नहीं करेंगी, बट अगर इस तरफ एक्सटेंड करता हूं तो वो मीट कर जाएंगी। क्या ये समझ में आया? ठीक है, मीट ऑन द सेम साइड ऑफ विच द एंगल्स आर लेस देन
टू राइट एंगल्स। गॉट इट? सो एक लाइन, दो लाइन कंसिडर की, ए बी एंड लाइन सी डी। ए बी और सी डी अब दो नोटिस करो। अब इसमें हमने क्या किया, ई एफ मान लिया जो इस पे फॉल कर रहा है। जो दो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ई एफ जो है वो पी और क्यू पे, इन पे मीट कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द लेफ्ट साइड एंगल एपीक्यू और एंगल सीक्यूपी, ये दोनों राइट साइड पे जो दो एंगल्स हैं वो ये दोनों एंगल्स हैं। ठीक, जो राइट साइड वाले एंगल्स होंगे वो उनका सम ग्रेटर देन 180 होगा, और जो लेफ्ट साइड वाले एंगल्स होंगे उनका सम लेस देन 180 होगा। तो टू राइट एंगल्स हैं या 180 से ज्यादा है तो ये काम होगा। सो टेकन टुगेदर एडिशन करोगे, इनका सम क्या होगा, लेस देन 180। सो एपीक्यू और पीक्यूसी आर द इंटीरियर एंगल्स विद सम लेस देन 180। तो जो सेंटर होगा, जो इनका कंसिडरेशन होगा, वो उसी पॉइंट पे जाके लाइंस को अगर आप इंडेफिनेटली लेके जाओगे तो वो मीट करेंगी। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? अच्छे से श्योर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? लिख लो, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, अब इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। रीजन आपको देना है। पहला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बताओ हाँ कि ना? फॉल्स। क्यों? एक पॉइंट से, हाँ दो पॉइंट्स होते तो एक लाइन होती, पर एक से ज्यादा, एक पॉइंट है तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। सो एक पॉइंट कंसिडर किया, एक लाइन ड्रॉ करी थ्रू पी, और लाइंस आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। पी से बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। सो कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। गॉट इट? सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो पॉइंट है, उसको एल बनाया, ड्रॉ अनदर। ये लिखना पड़ता है पेपर में, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले बोलोगे, ये स्टेप्स लिखोगे। टेक अ पॉइंट P on the line, draw the line L passing through it, another line passing through it. Continuing this process, we can draw as many lines as possible. ठीक है? So infinite number of lines. Next, there are infinite number of lines which pass through two distinct points. False. एक ही होगा, सिंगल पॉइंट से होता तो इनफाइनाइट होती। सो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे तो आपके पास एक से इनफाइनाइट जाएगी, बी से इनफाइनाइट जाएगी, पर एक ही लाइन होगी जो दोनों से पास करेगी। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है? सो मार्क 2 points A and B on the plane. Infinite number of lines passes through point A and infinite number of lines pass through A. We observe that there is only one line which passes through both. So the given statement is false. ठीक है? और देखिए, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. कर सकते हो कि नहीं? True. Terminated line को आप दोनों साइड, यही तो था ना एक वो। ठीक? सो लाइन सेगमेंट है, वो पार्ट ऑफ लाइन होता है। लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ये क्लियर है? सो नोट that what we call a line segment nowadays is what Euclid call a terminated line. ये फर्क है। Line segment is a part of line. Line extends infinitely on both sides, both directions. A line segment can be extended infinitely. So the given statement is true. अगला, if two circles are equal, then their radii are equal. True. ठीक है? दो सर्कल्स अगर इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी क्या होंगे? इक्वल। रेडियस क्या होता है? सेंटर से ज्वाइन करने वाला बाउंड्री। सो दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर आप सुपर इंपोज करोगे तो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। सेंटर्स को इनसाइड अगर करोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? इक्वल। बाउंड्रीज क्योंकि सेम है। ठीक है? तो रेडियाई क्या हो गया? इक्वल। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। नेक्स्ट, इन फिगर इफ AP is equal to PQ, AP is equal to PQ, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. Yes or no? कौन सा हो गया एक्सियम? कौन सा वाला एक्सियम? इक्वल्स आर, वो पहला वाला ही था, फर्स्ट एक्सियम जो आपने पढ़ा था यूक्लिड का। सो इक्वल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।
क्या यहां तक समझ में आता है सबको? ऑनलाइन क्लियर? नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स करते हैं जो स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा था, उन पे बेस्ड डेफिनेशंस या सब चीजें सामने ध्यान दीजिए। कह रहा है गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ यू माइट डिफाइन देम। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, इन सब चीजों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। कौन से पॉइंट्स? पहला है पॉइंट, जो अभी आज मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था। पॉइंट क्या होता है? अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट अ पॉइंट। पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। दिस इज अ पॉइंट। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशंस, इट हैज ओनली अ पोजिशन, जगह बताता है सिर्फ, और कुछ नहीं बताता। लाइन क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में ज्वाइन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? लाइन। बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लाइन इज दैट इट शुड बी स्ट्रेट एंड दैट इट शुड एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। लाइन होता क्या था? क्या बोला था आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का ग्रुप, उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन। कॉर्नर में क्या होते हैं? पॉइंट्स। सो ए और बी एक लाइन कंसिडर की, स्ट्रेट होनी चाहिए। ए बी कैन सी एज अ स्ट्रेट line. The two arrowheads indicate that the line can be extended indefinitely. प्लेन क्या होता है? सरफेस जिसमें दो चीजें हो, कहां? लेंथ और ब्रेड्थ। द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल और अ सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आर क्लोज एग्जांपल्स ऑफ प्लेन। रे क्या होती है? रे और लाइन में क्या फर्क होता है? लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, रे सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड होती है। तो कंसिडर अ लाइन ए बी, a part of line L which has only one end point A and contains the point B is called a ray। मतलब अगर आप सिर्फ ये सेक्शन करो, A पे आपने रोक दिया, टर्मिनेट कर दिया और दूसरी तरफ एरो लगाया, मतलब दिस कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अलोंग वन साइड, इसको हम क्या नाम देते हैं? रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रे ए बी। एंगल क्या होता है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, एक ही लाइन। नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में ना हो, तो OB और OA इनके बीच में ये पार्ट, ये क्या हो जाता है? एंगल। रे OB एंड OA आर टू नॉन कोलिनियर रेज, इनके बीच का जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है? एंगल। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point remains constant। पता है ना आपको ये? सर्कल क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से बराबर डिस्टेंस पे हो, उन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, क्या बन जाता है? सर्कल। तो सर्कल क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स ऑन द प्लेन whose distance from a fixed point remains same। The fixed point is called the center of circle। ठीक है, सो O पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट लिया, R डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया, इन सबको ज्वाइन कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा? सर्कल। क्लियर? O जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और कोई भी पॉइंट अगर ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाता है? रेडियस ऑफ सर्कल। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल होता है क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल। कैसे भी लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स कोई भी हो, ये 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इन चारों को ज्वाइन करके अगर हम क्लोज्ड फिगर बना दें तो ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल काफी टाइप का होता है, जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, सब क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। अब वो पॉइंट्स की बात करते हैं जो जिससे क्वेश्चन शुरू हुआ था कि आपको पॉइंट्स डिफाइन करना है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्या होता है। सो 2 लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल। कब होंगी पैरेलल? व्हेन दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। क्योंकि आप देखो, जब एंगल पे होंगी तो जहां पे सम ऑफ एंगल्स लेस देन 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, वहां पे एक्सटेंड करने पे वो दोनों वो लाइंस क्या हो जाएंगी? मीट कर जाएंगी। तो वो क्या हो जाता है? लाइंस मीट कर जाती हैं, वो पैरेलल लाइंस नहीं हुई। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी मीट ना करें किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पे। दे आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। एक ही प्लेन, जैसे बोर्ड पे बना रहा हूं तो 2 लाइंस बोर्ड पे ही होनी चाहिए, ये क्या हो जाती है? कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। 2 लाइन से L1 N2 ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पैरेलल नहीं है। सो लाइन शुड नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। अब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अब कहीं पे भी आप इसको एक्सटेंड कर लो तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही
प्लेन में लाई करती है, लाइंग ऑन द सेम प्लेन। L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेम प्लेन। ये एक प्लेन है। जैसे इस रूम में ये वॉल एक प्लेन है, ये वॉल दूसरी प्लेन है, तो एक लाइन इस प्लेन पे बनाऊं, एक लाइन उस पर बना दूं, ये कोप्लेनर नहीं होगा, मुझे इसी प्लेन में बनाना पड़ेगा। तो इस रूम में कितनी प्लेन्स आपको दिख रही हैं? एक जमीन दिख रही है, एक ये दीवार दिख रही है, एक ये दीवार दिख रही है, एक ये दीवार दिख रही है, एक ऊपर वाली दीवार दिख रही है, वो दीवार दिख रही है। 6 प्लेन्स हैं इधर, ठीक है। सो दैट मींस L1 and L2 आर पैरेलल। द अबव लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? सेम प्लेन में होनी चाहिए। परपेंडिकुलर तब होती है जब दोनों के बीच में क्या बने? राइट एंगल। दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर तभी होंगी जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? राइट एंगल। अभी ये कोप्लेनर है, बट ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। राइट एंगल में कब होंगी? जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगी एक दूसरे के साथ। अब ये परपेंडिकुलर हो गई तो दोनों क्या क्या, दोनों के राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये लाइंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब फिक्स पॉइंट हो, कॉर्नर पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अभी ये लाइन है, लाइन दोनों तरफ एरो लगा है, इट मींस इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। नाउ इफ यू स्टॉप एक्सटेंडिंग, आप कोई एक दो कॉर्नर कोई भी पॉइंट्स ले लो ए और बी, और यही लाइन को टर्मिनेट कर दो, तो ये क्या कहलाता है? सेगमेंट ऑफ लाइन। तो ये है लाइन सेगमेंट ए से बी तक का। इट इज नेम्ड एज AB and BA denote the same line segment. रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडियस। क्लियर है सबको? ये तो मालूम है ना? अभी उसी में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ये जब सर्कल करा रहा था। स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या नाम देते हैं? स्क्वायर। इन फिगर AC इज इक्वल टू BD। AC जो है वो BD के बराबर है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। AC जो है वो BD के बराबर है, आपको AB CD के बराबर प्रूव करना है। AC में से BC सब्ट्रैक्ट करोगे, BD में से BC सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इक्वल्स, देन the remainders are equal। ये वो लिखना पड़ेगा आपको। सो AB और AC और BD बराबर हैं, दोनों में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? B इज अ पॉइंट बिटवीन A एंड C। AC को आप AB प्लस BC लिख सकते हो, और दूसरा BD को आप BC प्लस CD लिख सकते हो। AC को AB प्लस BC और BD को BC प्लस CD लिख सकते हो। AC और BD बराबर दिए, दोनों को इक्वेट कर दो। AC और BD बराबर दिए, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों की तरफ कैंसिलेशन हो गई। या आप वो यूज कर लो, एक्सियम यूज कर लो, उसमें बोल दो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो वो क्या बन जाता है? इक्वल। ठीक है। सो अब हम अगली क्लास में इसका क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। तब तक सारी स्टेटमेंट्स, सारे पॉइंटर्स सबको याद होने चाहिए, ताकि अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस एक एक करके करा सकूं NCERT के। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।